बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने शेयरिंग को देखा था थोड़ा सा। आज हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो मैं इधर आपके सामने यहाँ पे नोटपैड में लिख देता हूँ। आज बेसिकली हमने देखना है प्रोफाइल्स को। प्रोफाइल्स क्या होती हैं? देखें, प्रोफाइल जो है ना, प्रोफाइल्स आपकी दो तरह की होती हैं। एक आपका प्रोफाइल होता है लोकल प्रोफाइल और एक आपका प्रोफाइल होता है रोमिंग प्रोफाइल। दो तरह के आपके प्रोफाइल्स होते हैं, एक लोकल प्रोफाइल होता है और एक रोमिंग प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल बनता कब है? देखिए, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर यूज़र जब अपना पहला लॉगिन करता है तो उसका प्रोफाइल क्रिएट होता है, उसका प्रोफाइल क्रिएट होता है। मसलन मैं अगर यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। U6 U6 मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ये यूज़र लेट्स सपोज आप इस कंप्यूटर पे लॉगिन करता है। जब यूज़र पहला लॉगिन करता है ना किसी कंप्यूटर के ऊपर, देयर आर करंटली नो लॉगिन सर्वर अवेलेबल टू द सर्विस। ये ब्रिज पे क्या लेने चला गया? लास्ट टाइम हमने नेटवर्क से कनेक्ट किया था। नेटवर्क से क्यों कनेक्ट किया था? वैसे आपसे जैसे दूसरा। अच्छा, हमारे क्लाइंट का आईपी का पता है क्या है? सर 10 और समथिंग 10.10 और डोमेन का क्या है जी? 10.1 10.1 Let's ping it from here 192.168.10.1। अब लॉगिन करते हैं U6 से। अंदर यूज़र U6 तो यूज़र जब अपना पहला लॉगिन करता है ना, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रीपेयरिंग योर डेस्कटॉप लिखा हुआ आता है। बेसिकली अगर आप विंडोज़ 8 पे लॉगिन 7 पे लॉगिन करते हैं तो इस तरह से प्रीपेयरिंग योर डेस्कटॉप लिखा आता है। विंडोज़ 8 या 10 पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे वो डिफरेंट रंगों की आपको स्क्रीनें दिखाना शुरू कर देता है। वी आर सेटिंग अप समथिंग फॉर यू, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, उस यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट हो रहा होता है, क्योंकि उस कंप्यूटर के ऊपर उसका पहला लॉगिन होता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका प्रोफाइल नहीं होता, तो उसका प्रोफाइल क्रिएट हो रहा होता है। मसलन मैं अगर इस कंप्यूटर की सी ड्राइव में आता हूँ, सर जितने यूजर्स पे लॉगिन होंगे इतने प्रोफाइल। जी बिल्कुल, मैं अगर यहाँ पे सी ड्राइव्स में आता हूँ और यूज़र्स के फोल्डर में आता हूँ, U1 U2 U3 U4 U6, मतलब जिस जिस कंप्यूटर ने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है उसका प्रोफाइल उसके फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टोटल 11 आइटम्स आपको शो हो रही हैं। ये प्रोफाइल का हिस्सा होती हैं। मसलन मैं अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज में आता हूँ, फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे व्यू पे क्लिक करके शो हिडन फाइल्स करता हूँ,
ये भी एक फोल्डर होता है, ये भी आपके प्रोफाइल का हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि हिडन होता है। तो टोटल यहाँ पे 12 आइटम्स होती हैं जो आपके प्रोफाइल का हिस्सा होती हैं, ठीक है। उसमें कॉन्टैक्ट्स हैं, डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, लिंक्स, माय डॉक्यूमेंट, माय म्यूज़िक, माय वीडियोज़, माय पिक्चर्स, फलां, ये सारे फोल्डर्स मिलके आपका प्रोफाइल बनाते हैं। तो अब लेट्स सपोज ये U6 का प्रोफाइल है ना, U6 ने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट करता है और उस फाइल के ऊपर उसने कुछ काम किया और उसने उस फाइल को सेव करके बंद कर दिया, उसने उस फाइल को सेव करके बंद कर दिया। मसलन इस फाइल के अंदर उसने कुछ काम किया हुआ, अब U6 अगले दिन किसी और कंप्यूटर पे लॉगिन करता है डोमेन के अंदर, तो क्या ये फाइल उसे वहां पे मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसे ये फाइल वहां पे नहीं मिलेगी, क्योंकि उस कंप्यूटर के ऊपर उसका पहला लॉगिन होगा तो उसका प्रोफाइल नया जनरेट होगा वहां पे। ऐसे ही है, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर्स के जो प्रोफाइल होते हैं वो लोकल होते हैं। जिस कंप्यूटर पे यूजर लॉगिन करता है उस कंप्यूटर के ऊपर लोकली उसका प्रोफाइल मेंटेन किया जाता है। ऐसी बात ही है ना, अगर लोकल ना हो तो फिर ये फाइल उसे वहां भी मिल जाए ना। लोकल हैं तो यूजर जिस कंप्यूटर पे लॉगिन करता है उसके ऊपर उसका प्रोफाइल क्रिएट होता है और लोकली उसकी सीड है उसके लोकल रिसोर्स के अंदर मेंटेन कर दिया जाता है। इन प्रोफाइल्स को हम क्या कहते हैं? लोकल प्रोफाइल। लोकल प्रोफाइल में मसला क्या है? लोकल प्रोफाइल में मसला ये है, अब लेट्स सपोज U6 ने इस कंप्यूटर पे लॉगिन किया, उसने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है, अब वो किसी और कंप्यूटर पे जाकर लॉगिन करता है तो उसे ये फाइल वहाँ पे नहीं मिलेगी। प्रोफाइल की दूसरी टाइप होती है रोमिंग प्रोफाइल। दूसरी टाइप क्या है? रोमिंग प्रोफाइल। रोमिंग प्रोफाइल के केस में ये होता है कि यूज़र जिस कंप्यूटर पे भी लॉगिन करे उसे वहाँ पे उसके प्रोफाइल का डाटा एज इट इज़ मिलता है, उसे उसके प्रोफाइल का डाटा एज इट इज़ मिलता है। रोमिंग यही होती है ना, मतलब आप अगर मोबाइलिंग का नंबर यूज़ कर रहे हैं, आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ भी आपको सर्विसेज मिलती है, तो वो नंबर रोम हुआ होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपके रोमिंग प्रोफाइल का। लेकिन इसके पीछे लॉजिक देखें क्या है। लॉजिक ये है कि लोकल प्रोफाइल के केस में यूज़र अपना प्रोफाइल लोकली उस कंप्यूटर के रिसोर्सेज से लोड करता है। जब वहाँ पे लॉगिन करता है, फर्स्ट लॉगिन पे बना लेता है, अगले लॉगिन पे वहाँ से लोड करता है और वो प्रोफाइल उसका लोकल उस कंप्यूटर में मेंटेन हो रहा है। अगर हम उस यूज़र के प्रोफाइल को किसी एक शेयर्ड लोकेशन पे रख लें, किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे रख लें, किसी शेयर्ड लोकेशन पे रख दें, किसी सेंट्रल लोकेशन पे रख दें और यूज़र के अंदर जाके ये कॉन्फ़िगर कर दें कि तुमने अपना प्रोफाइल यहाँ से उठाना है, तो वो डोमेन के अंदर जिस कंप्यूटर पे भी लॉगिन करेगा वो अपना प्रोफाइल वहाँ से उठाएगा और उसे उसका डाटा एज इट इज़ मिलेगा। ऐसे प्रोफाइल को क्या कहते हैं? रोमिंग प्रोफाइल। तो रोमिंग प्रोफाइल के लिए होता क्या है जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी U7, ये मैंने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लिया और इस यूज़र का जो मैंने सेंट्रल एक लोकेशन पे प्रोफाइल रखना है, उसके हल ये है कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँ और इस फोल्डर का नाम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रख देता हूँ प्रोफाइल, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है, इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रोफाइल और इस प्रोफाइल को मैं कर देता हूँ शेयर। इस प्रोफाइल के फोल्डर को शेयर कर देता हूँ। ये जी हमने इस यूज़र के प्रोफाइल के फोल्डर को शेयर कर दिया और मुझे सिक्योरिटी, ठीक है, हमने इस प्रोफाइल के फोल्डर को शेयर कर दिया। मतलब ये प्रोफाइल का फोल्डर नेटवर्क के ऊपर आ गया, एक सेंट्रल लोकेशन पे आ गया ना। अब इसे नेटवर्क में से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर? अब मैंने यूज़र को बताना है कि भाई तुमने जब भी लॉगिन करना है तुमने अपना प्रोफाइल यहाँ से उठाना है, अपना प्रोफाइल इस प्रोफाइल के फोल्डर से उठाना है, उस कंप्यूटर के लोकल रिसोर्सेज से नहीं उठाना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, U7 के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल के टैब में आ जाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जी? प्रोफाइल पाथ। तो मुझे यहाँ पे उस प्रोफाइल का पाथ देना पड़ेगा। क्या पाथ बनता है? // system1 या उसका जो IP है, नाम लिख दें या IP लिख दें 192.168.10.1 / फोल्डर का नाम प्रोफाइल। फोल्डर का नाम क्या है? प्रोफाइल। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ / और U7,
ठीक है, इससे होगा क्या कि इस प्रोफाइल के फोल्डर के अंदर U7 के नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर के अंदर उसका प्रोफाइल रखा जाएगा। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये हमने इस यूज़र को ये बता दिया कि भाईजान आपने जब भी अपना प्रोफाइल लोड करना है आपने प्रोफाइल के फोल्डर से करना है, जो कहाँ पड़ा हुआ है हमारे 192.168.10.1 के ऊपर। ठीक है, अब अगर U7 यहाँ पे लॉगिन करता है जैसे ये लॉगिन कर लेते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। उस प्रोफाइल के फोल्डर के अंदर अगर मैं आता हूँ ना तो वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा U7.B2। ये B2 क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये फोल्डर हमने तो नहीं ना क्रिएट किया, इस फोल्डर के अंदर U7 का प्रोफाइल भी आ चुका है। क्लियर होती है बात? तो अगर मैं यहाँ पे U7 के ऊपर लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसका डेस्कटॉप भी चेंज कर देता हूँ। U7 का डेस्कटॉप चेंज कर दिया और इसके डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फ़ाइल भी क्रिएट कर दी। इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ प्रोफाइल डैश टेस्ट। ठीक है, मतलब ये कि अब अगर ये वाला यूज़र इस डोमेन की किसी और कंप्यूटर पे जाके लॉगिन करता है तो उसे ये वाली फाइल और उसके डेस्कटॉप की सेटिंग्स वो सारी एज इट इज़ वहाँ पे मिलनी चाहिए, और उसके डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर जो कुछ होगा वो भी उसके डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर जो मसलन मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर भी एक फ़ाइल बना देता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रोफाइल डाउनलोड टेस्ट। ठीक है, अब मैं दूसरे कंप्यूटर पे जाके यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ये यहाँ से लॉग ऑफ हो गया, और दूसरे कंप्यूटर पे जाके लॉगिन करता हूँ। मैं डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करते हुए जब मैं पहले लॉगिन करूँगा तो हमें एक एरर आएगा। ठीक है, वो बताता हूँ क्या एरर है। ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से साइन आउट कर दिया। और मैं लॉगिन करना है किससे जी? U7 से। मैं एंटर करता हूँ, मुझे एक एरर आया। एरर क्या है? कह रहा है द साइन इन मेथड यू आर ट्राइंग टू यूज इज नॉट अलाउड, फॉर मोर इन्फो कॉन्टेक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये एरर बेसिकली इसलिए आया कि जो डोमेन का नॉर्मल यूज़र होता है ना, वो डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन नहीं कर सकता, और ये डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन का नॉर्मल यूज़र डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन नहीं कर सकता सिवाय एडमिनिस्ट्रेटर्स के। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन कर सकते हैं, डोमेन का नॉर्मल यूज़र डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन नहीं कर सकता। तो अगर आप अलाउ करवाना चाहते हैं कि डोमेन का कोई नॉर्मल यूज़र आपका डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लॉगिन कर ले, तो उसका एक तरीकाकार होता है। ये भी डोमेन की डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होती है, सॉरी डोमेन कंट्रोलर की डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होती है, डोमेन की नहीं होती। तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा अपनी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में। मैं यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करता हूँ और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आ जाता हूँ। ये है जी डोमेन कंट्रोलर्स, ये आपकी डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, और इसके अंडर आता है यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर्स। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ये है जी डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और एडिट। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज़, विंडो सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, यहाँ से हमें नहीं मिलेगा।
ठीक है, हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज़, विंडो सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स और लोकल पॉलिसीज़ और यूज़र राइट असाइनमेंट। और यहाँ पे है आपका अलो लॉगन लोकली। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ऐड यूज़र आर ग्रुप, जिनको आप चाह रहे हैं कि वो डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं U7 को लॉगिन करवा दूँ। मैं पहले ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ U7 चेक नेम, तो U7 को सिर्फ अलाउ होगा। लेकिन मैं फ़िलहाल अपनी लैब्स के लिए मैं एवरीवन को अलाउ कर देता हूँ, ठीक है, सब कोई, ये प्रोडक्शन में नहीं करना। अप्लाई करता हूँ, ओके। तो चूँकि हमने एक डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी को मॉडिफाई किया तो हमें कमांड क्या रन करनी पड़ेगी, जीपी अपडेट। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ, मैं यहाँ से अब U7 से लॉगिन करता हूँ। अब हमें ये U7 से लॉगिन करने देगा और U7 की वो फाइल्स और उसके डेस्कटॉप की सेटिंग्स वो सारी हमें यहाँ पे मिलेंगी। U7 एंटर, ठीक है। अब इसने लॉगिन करने दिया। यही वॉलपेपर लगाया था ना वहाँ से, यही फाइल बनाई थी। ठीक है, मतलब अब आपने इसका प्रोफाइल रोम करवा दिया ना। अब किसी भी कंप्यूटर पे जाके आप लॉगिन करेंगे, आपको ये सारी फाइल्स एज इट इज वहां पे मिलेंगी। क्लियर होती है बात? मैं U7 से साइन आउट करता हूँ और वापस एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने प्रोफाइल का फोल्डर एक क्रिएट किया था जिसके अंदर मैं यूजर्स के प्रोफाइल रोम करवा रहा हूँ, ये U7 के साथ लिखा हुआ है V2। क्या लिखा हुआ है? V2। अगर इस यूजर ने किसी XP कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन किया होता ना, तो यहाँ पे सिर्फ U7 लिखा होता, V2 नहीं साथ लिखा होना था। ठीक है, अब 7 से लॉगिन किया तो इसलिए साथ V2 लिखा हुआ है। और अगर 8 से लॉगिन करेगा यूजर तो V3 लिखा होगा, 10 से लॉगिन करेगा तो V4 लिखा होगा। ये वर्जन्स हैं प्रोफाइल के। तो प्रोफाइल्स के अंदर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। ठीक है, अगर यूजर का प्रोफाइल XP पे क्रिएट हुआ है, अब वो अगर 7 पे लॉगिन करेगा तो उसका में प्रोफाइल का एरर आएगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रोफाइल्स रोम करवाए हुए हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज इनके जो वर्जन्स हैं उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर होती है बात? ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले अगर XP के ऊपर उसका प्रोफाइल जनरेट हुआ है, आप वो यूजर 7 पे लॉगिन कर रहे हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो प्रोफाइल लोड ही ना हो, वो टेम्परेरी प्रोफाइल से लॉगिन कर रहे हैं। इश्यूज आते हैं इसमें। इसका हल होता है आपका फोल्डर रिडायरेक्शन। देखें, हमारा प्रोफाइल रोम करवाने का मकसद क्या है कि यूजर को उसका डाटा मिले, लेकिन इसमें साथ ये एम्बिग्विटीज हैं जो कि फोल्डर रिडायरेक्शन के अंदर नहीं है। यूजर को डाटा देना ना उसका, तो वो फोल्डर रिडायरेक्शन के थ्रू हम दे सकते हैं। दूसरा, प्रोफाइल के केस में एक और चीज होती है कि यूजर जब लॉग आउट करता है ना, तब उसकी नई की जाने वाली चेंजेस वहां पे भेजी जाती हैं, और जब लॉगिन करता है तो वहां से उठाई जाती हैं। तो अगर प्रोफाइल ज्यादा बड़ा हो जाए तो लोडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और फोल्डर रिडायरेक्शन के केस में ये सारा काम रन टाइम पे हो रहा होता है। इधर आपने कोई एक वर्ड भी लिखा, वो फौरन उधर चला जाएगा। क्लियर? तो वो फोल्डर रिडायरेक्शन आगे जाके हम ग्रुप पॉलिसीज में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने चूंकि कल शेयरिंग को देखा था, तो आज हम शेयरिंग को थोड़ा लेके आगे चलते हैं। इस तरह यूजर के लिए अलग अलग प्रोफाइल बननी पड़ेगी।
हाँ देखें, इसमें ये है कि आप मल्टीपल यूज़र के लिए अगर करना चाहें ना, तो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में है, यूज़र्स में आ जाएं, जिस यूज़र का प्रोफाइल रॉन्ग करना है उसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और ये प्रोफाइल का टैब, प्रोफाइल के टैब में आए और प्रोफाइल पाथ, ठीक है, यहाँ पे पाथ दे दें। मसलन पाथ है जी /sys1 /प्रोफाइल। अब हम अंदर यूज़र्स के नामों के साथ उनके फोल्डर्स बनाना चाह रहे हैं, तो कौन से यूज़र का नाम लिखें यहाँ पे, ठीक है। तो उसका हल ये है कि आप यहाँ पे लिखें %% यूज़र नेम %, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो जो यूज़र लॉगिन करता जाएगा उसका अंदर उसके नाम से प्रोफाइल बनता रहेगा, ठीक है। तो शेयरिंग की तरफ आते हैं जी। मैं कल आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपकी जो शेयर हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। मसलन एक मैनुअल शेयर होता है जो आप खुद कर देते हैं, ठीक है। दूसरा एक डिफ़ॉल्ट शेयर होता है, डिफ़ॉल्ट शेयर देखा था लास्ट क्लास में, एक डिफ़ॉल्ट शेयर होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर होता है। एक मैनुअल शेयर, एक डिफ़ॉल्ट शेयर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर। मसलन यहाँ पे ये क्लाइंट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, शेयर टाइप्स, मैनुअल शेयर, डिफ़ॉल्ट शेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं आपके शेयर की। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैनुअल शेयर तो हमने देख लिया जो हम फोल्डर खुद से शेयर कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ $192.168.10.1 और मैं एंटर करता हूँ। जनरल डाटा हमने शेयर किया हुआ है, याद है, प्रोफाइल का फोल्डर हमने शेयर किया हुआ है। ये नेट लॉग ऑन का फोल्डर हमने तो शेयर नहीं किया, सिसवॉल का फोल्डर ये भी हमने शेयर नहीं किया। ये बेसिकली इन दोनों फोल्डर्स का काम क्या है, ये डिफ़ॉल्ट शेयर में क्यों होते हैं इसको आगे जाके देख लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये दोनों फोल्डर हमने शेयर नहीं किए हैं, लेकिन ये शेयर्ड हैं। डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट शेयर्ड होते हैं, इसको हम कहेंगे ये डिफ़ॉल्ट शेयर है। मैनुअल शेयर हमने करके देखा है। तीसरा एक शेयर होता है जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर। मसलन मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी सी ड्राइव के अंदर, ये जनरल डाटा पे मैं प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और इसकी शेयरिंग में आता हूँ। देखिए इसको एक नेटवर्क पाथ मिला हुआ, मतलब कि जो भी हमारा शेयर रिसोर्स है उसको एक नेटवर्क पाथ मिला हुआ। ऐसे ही होता है, वही शेयर होता है ना जिसको एक नेटवर्क पाथ मिल जाए वो फोल्डर शेयर हो जाता है या वो ड्राइव शेयर हो जाती है। मैं अगर यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम पे आता हूँ और कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ और इस सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और शेयरिंग के टैब पे क्लिक करता हूँ, ये क्या है, नॉट शेयर्ड है ना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर इसे फिर भी एक्सेस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इसको फिर भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? एडमिनिस्ट्रेटर साहब यहाँ पे आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर साहब उस विंडोज 7 की सी ड्राइव के अंदर किसी एक फोल्डर को या फाइल को वहाँ से उठाना चाह रहे हैं या वहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रन में आता हूँ और रन में आके मैं लिखता हूँ $192.168.10.10 ही है ना, और $C$ और एंटर। आई डोंट थिंक सो उसका IP 10 है। $10.10 ओके, इसकी फायरवॉल ऑन होगी। अगर आपने डायरेक्ट फायरवॉल में आना हो ना, फायरवॉल सेटिंग में, तो यहाँ पे लिखें firewall.cpl,
और इसके डोमेन नेटवर्क के ऊपर जो इसकी फायरवॉल है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये तो इसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, फायरवॉल को चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, ये डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी में होता है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, एंटर करता हूँ, तो ये उसकी सी ड्राइव मेरे सामने ओपन होगी। ये विंडोज 7 की सी ड्राइव है। मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे ये मेरे सर्वर की सी ड्राइव है ना, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ डाटा रख देता हूँ। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, यानी कि मेरी सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, न्यू फोल्डर उसका नाम है। इसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं ये मैं उस विंडोज 7 की सी ड्राइव में रखना चाह रहा हूं। मैं यहां से कॉपी करता हूं, यहां पे राइट क्लिक करता हूं और पेस्ट कर देता हूं। अब देखें यहां पे आके मैं इस विंडोज 7 की सी ड्राइव में आता हूं, ये पड़ा हुआ फोल्डर। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर। इसे क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर। देखिए यहां पे फिर आप आगे सिर्फ सी ड्राइव में ही नहीं, आप सी ड्राइव, जब आप ड्राइव में आगे तो ड्राइव में आगे आप उसके किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं। मसलन यूजर्स के फोल्डर में जाना है, आप यूजर्स के फोल्डर में जा सकते हैं। क्लियर होती है बात? ऐसे शेयर को हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर। कहने का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर के थ्रू आपका एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर के थ्रू आपका एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन के अंदर किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सर्वर की किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकता है। ठीक है, ऐसे शेयर को हम क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर। ये डिफॉल्ट शेयर नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर होता है, क्योंकि इसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर सकते हैं। सबको काफी सारे कंपनी ग्रुप में करेगा, वो तो 1 बाय 1 ही करेगा। हाँ, इतनी भी ज्यादा ना करेगा तो 1 बाय 1। सर एक फोल्डर रहेगा, वो सब सिस्टम को भेजना चाह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव 3-4 सिस्टम को भेजना चाह रहा हूँ, तो वो 1 बाय 1 करते 1 बाय 1 करने को यहाँ वो उस फोल्डर को शेयर कर देगा, उन्हें कहेगा कि कॉपी कर लो। उस फोल्डर को मैनुअल शेयर कर देगा ना, उन्हें कहेगा कॉपी कर लो। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद मैंने यहां पे ये न्यू फोल्डर है, इसका मैं नाम रख देता हूं डाटा। ठीक है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं और इसकी मैं प्रॉपर्टीज में आ जाता हूं और इसको मैं करता हूं शेयर, ऐड करवाता हूं जी, रीड राइट शेयर, डन। ये फोल्डर मैंने शेयर कर दिया। एडवांस शेयरिंग के ऊपर ही अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पे परमिशंस का टैब है। परमिशन पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पे देखें एवरीवन को क्या है? फुल कंट्रोल, यानी कि कोई भी बंदा इस फोल्डर को एक्सेस करके उसके साथ कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर फाइल रख ले, उसे डिलीट कर दे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैंने इन परमिशंस को चेंज करना, तो मैं सबसे पहले तो एवरीवन को यहां से रिमूव करता हूं और ऐड करता हूं U1 को। U1 को मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ रीड कर सके। ठीक है, इसी तरह मैं ऐड करता हूं U7 को, और U7 को मैं चाहता हूं कि वो रीड और चेंज दोनों कर सके, रीड और चेंज दोनों कर सके। मैं अप्लाई करता हूं और ओके कर देता हूं, अप्लाई, ओके, क्लोज। ठीक है, मैं यहां से लॉगिन किससे किया हुआ है जी? U7 से हमने लॉगिन किया हुआ है। यहां से मैं यहां पे करता हूं जी $sys1 इसके पास परमिशन क्या है? रीड की परमिशन है। मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं, न्यू, नहीं, डाटा पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज,
शेयरिंग, शेयर, एवरीवन को रिमूव करो। अभी ज़रा एक्सेस करके देखते हैं। मिशन ख़त्म हो गई, 1 मिनट ठहरे ज़रा। प्रॉपर्टीज़, शेयरिंग, शेयर, फाइंड पीपल, U1 और कौन है जी, U7, चेक नेम, ओके, दोनों आगे। U1 को क्या देना है जी, रीड, और U7 को रीड राइट, शेयर, डन, क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से U7 अगर इस डाटा के फोल्डर को एक्सेस करता है और यहाँ पे वो एक नई फाइल क्रिएट करना चाह रहा है, हाँ सॉरी, U7 को रीड एंड राइट दोनों की परमिशन दी हुई है, ठीक है। सॉरी, U7 को रीड और चेंज की परमिशन दी हुई है। तो चेंज के केस में क्या होता है कि चेंज के केस में वो फाइल को क्रिएट भी कर सकता है, फाइल को डिलीट भी कर सकता है, और किसी फाइल को मॉडिफाई भी कर सकता है। सेव, मॉडिफाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से लॉगिन करता हूं U1 से, इसको एक्सेस नहीं है इस कंप्यूटर पे लॉगिन करने की। प्रॉपर्टीज, अकाउंट और लॉगिन टू ऑल कंप्यूटर्स, ओके, अप्लाई, ओके। ये एक्सेस करता है जी उसको, ये कहता है जी //sys1 /data। अब ये यहाँ से एक फाइल को डिलीट करना चाह रहा है। यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस सेक्शन, ये नहीं डिलीट कर सकता। ये यहाँ पे एक फाइल को, न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहा है। यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस सेक्शन, ये नई फाइल नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन इस फाइल को ओपन करके देख सकता है। अगर इस फाइल को वो मॉडिफाई करना चाहे, मैं कहता हूँ जी सेव करो, सेव नहीं हो रहा। अगर मैं कहता हूँ जी कि हाँ इधर ही सेव करना है, सेव, कह रहा है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, मैं कहता हूँ यस, रिप्लेस कर दो, एक्सेस इज डिनाइड। तो ये उस फाइल को मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। तो ये होती हैं आपकी शेयर लेवल परमिशन। शेयर लेवल परमिशन बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है फुल कंट्रोल, एक होती है चेंज, और एक होती है रीड, एक होती है चेंज, और एक होती है फुल कंट्रोल। रीड के केस में वो सिर्फ फाइलों को देख सकता है, पढ़ सकता है। चेंज के केस में वो फाइल को मॉडिफाई भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, नई भी बना सकता है, ठीक है। और इसी तरह से आपकी जो फुल कंट्रोल है ना, आपको क्या लगता है कि फिर फुल कंट्रोल में क्या होगा अगर चेंज में सिर्फ ये कुछ है? तो चेंज में वो डिलीट भी कर सकता है, नई भी बना सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। तो फुल कंट्रोल के केस में क्या होगा? हाँ, देखिए फुल कंट्रोल के केस में ना वो किसी और को भी परमिशन दे सकता है। मसलन ये है ना आपका डाटा का फोल्डर, यहाँ पे U1 ने लॉगिन किया हुआ। U1 अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, ये है सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी पे क्लिक करता है, और ये एडिट पे क्लिक करता है, ऐड, ये कहता है जी कि U2 को ऐड करना, चेक नेम, ओके, अप्लाई, एन एरर अकर्ड व्हाइल अप्लाइंग सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, एक्सेस इज डिनाइड। लेकिन अगर यही काम U7 करे तो U7 भी ये काम नहीं कर सकेगा। देख लें, चेक कर लें,
मैं इसको लॉग ऑफ करता हूँ और U7 से लॉगिन करता हूँ। स्विच यूज़र U7। U7 के पास क्या परमिशन है? चेंज की। शॉर्ट लिस्ट नहीं की हमने, मुझे अप्लाई किया था। यहाँ पे ये एक्सेस करता है जी sys1 को। ये है डाटा का फोल्डर। ये यहाँ पे राइट क्लिक करता है, प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, सिक्योरिटी के टैब में आता है। ये U2 को ऐड करना चाह रहा है। U7 को फुल कंट्रोल है। लेट मी चेक। अच्छा, एवरीवन को फुल कंट्रोल हो गया। ऐड करें यहाँ पे। मैं यहाँ पे ना ऐड करता हूँ किसको जी? मैं ऐड कर देता हूँ U5 को, और U5 को मैं दे देता हूँ फुल कंट्रोल। ठीक है, और इसको मैं अप्लाई करके ओके करता हूँ। अप्लाई, ओके, क्लोज। ठीक है जी। अब यहाँ पे किसको परमिशन दी अभी हमने? U5 को। U5 से लॉगिन करते हैं। ये एक्सेस करता है जी sys1 को, और डाटा के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता है, प्रॉपर्टीज़ और सिक्योरिटी के टैब में आता है। इसके साथ उसे पीछे से शेयर ही नहीं किया हुआ। शेयरिंग यहाँ पे फाइंड पीपल U5 चेक नेम, ओके, और U5 को रीड राइट शेयर, डन, क्लोज। प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसके पास आ गया। ये किसको ऐड करना चाह रहे हैं जी? लेट्स सपोज ये U2 को रिमूव करना चाह रहा है। एडिट पे क्लिक करो, U2 रिमूव, अप्लाई, ओके, रिमूव कर दिया। किसी को ऐड करना चाह रहा है, मसलन ये दोबारा ऐड करना चाह रहा है U2 को। एडिट, ऐड, किसको ऐड करना है जी? U2 को। अप्लाई, ओके, और ओके। ठीक है, अब अगर U2 चाहे तो U2 भी इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। क्लियर होती है बात? तो जिसके पास फुल कंट्रोल होता है ना, वो आगे किसी की परमिशन ले भी सकता है, किसी को परमिशन दे भी सकता है। क्लियर होती है बात? इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ जी data1, और इस फोल्डर को मैं शेयर करता हूँ। शेयर, एवरीवन, ऐड, रीड एंड राइट, शेयर, डन। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज होगी। मेरी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी चेंज होगी। मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि मैंने U1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परमिशन जो हम लगाना चाह रहे हैं। U1 को हमने परमिशन देनी है जी किसकी? रीड की।
U2 को हमने परमिशन देनी है मैं चाहता हूं कि U2 जो है वो राइट कर सके, ठीक है, लेकिन डिलीट ना कर सके। उधर चेंज के केस में क्या हो रहा है, जब हम चेंज की परमिशन देते हैं तो वो डिलीट भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ राइट कर सके, डिलीट ना कर सके। वो सिर्फ राइट कर सके लेकिन डिलीट ना कर सके। तो मैं U2 को वो वाली परमिशन, उसके बाद मैं U3 को कहता हूं जी LFC, लिस्ट फोल्डर कंटेंट इसे कहते हैं, ठीक है। और U4 को मैं परमिशन देना चाह रहा हूं मॉडिफाई की, और U5 को मैं परमिशन देना चाह रहा हूं किसकी जी, फुल कंट्रोल। देखें ये बेसिकली सिक्योरिटी लेवल परमिशन है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पे सिक्योरिटी के टैब पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आपको मल्टीपल परमिशन मिलेगी, फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट, रीड, राइट, ठीक। दो तरह की परमिशन होती हैं, एक होती है शेयर लेवल परमिशन और एक होती है सिक्योरिटी लेवल परमिशन। शेयर लेवल परमिशन 3 तरह की होती हैं और सिक्योरिटी लेवल परमिशन 7 तरह की होती हैं। शेयर लेवल परमिशन के अंदर रीड, चेंज और फुल कंट्रोल होता है, और सिक्योरिटी लेवल के अंदर फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट, रीड और राइट होता है। ये जो सिक्योरिटी लेवल परमिशन होती है ना, ये बेसिकली आपकी इन्हें NTFS परमिशन भी कहा जाता है। सिक्योरिटी लेवल परमिशन को NTFS परमिशन भी कहा जाता है। अब NTFS क्या है? क्यों जी, NTFS क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जो आप USB को फॉर्मेट करते हैं, अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को फॉर्मेट करते हैं, NTFS में करते हैं ना फॉर्मेट, तो इन्हें NTFS परमिशन भी कहा जाता है। और ये परमिशन सिर्फ उन ड्राइव के अंदर पड़े हुए फोल्डर्स पे इंप्लीमेंट हो सकती हैं जिस ड्राइव का फॉर्मेट NTFS हो। सेट वाले पे नहीं हो सकते क्योंकि NTFS परमिशन है ना, और ये बेसिकली NTFS से आती हैं। NTFS फॉर्मेट के अंदर ये परमिशन होती हैं, ये फोल्डर की परमिशन नहीं होती, ये NTFS फॉर्मेट की परमिशन होती है, और NTFS फॉर्मेट को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो एवरीवन को एडिट करता हूँ। सबसे पहले तो एवरीवन को यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ जी U1 को ऐड करता हूँ, चेक नेम, सारे यूजर्स को ऐड कर लेता हूँ, U1, U2, U3, U4 और U5। ओके, सारे यूजर्स आ गए। अब मैं इनकी परमिशन लगाता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं U1 पे क्लिक करूँ, U2 पे क्लिक करूँ, U3 पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ये 3 परमिशंस ही आ रही हैं। ये अभी हमने लगाई नहीं है लेकिन आ रही हैं। ये पता है कहाँ से आ रही हैं? अगर मैं अपनी C ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूँ और इसकी सिक्योरिटी में जाता हूँ और यूजर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यही 3 परमिशन है। ये इनहेरिटेंटली उस ड्राइव से उसके अंदर पड़े हुए फोल्डर पे आ रही है। सर ये इसके ऊपर आ रहा है, सिस्टम भी आ रहा है, तो सिस्टम को रिमूव कर देना चाहिए? नहीं, U1 को क्या परमिशन देनी है जी? सिर्फ रीड की। U1 को सिर्फ रीड की। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। U2 को क्या परमिशन देनी है? राइट की। मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपने, जब आप राइट की परमिशन किसी को दे रहे हैं ना, तो साथ आपने रीड की परमिशन भी देनी है, क्योंकि जब तक वो रीड नहीं कर सकेगा तो राइट नहीं कर सकेगा। तो मुझे ये दोनों देनी पड़ेंगी। अप्लाई। उसके बाद जी U3 को हमने परमिशन देनी है लिस्ट फोल्डर कंटेंट की, लिस्ट फोल्डर कंटेंट की। U4 को हमने परमिशन देनी है जी
मॉडिफाई की, मैं सबको अनचेक करता हूँ और मॉडिफाई को चेक करता हूँ। जैसे मैं मॉडिफाई को चेक करता हूँ बाकी सारी उसे ऑटोमेटिकली मिल जाती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी U5 के ऊपर। U5 को हमने क्या देना है, फुल कंट्रोल। जब मैं फुल कंट्रोल दूंगा तो अल्टीमेटली नीचे वाली सारी परमिशन उसे मिल जाएंगे। अप्लाई और ओके, क्लोज। ठीक है जी। अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले U1 से लॉगिन करते हैं। कौन है जी लॉगिन, यहाँ पे U5 लॉगिन है। U1 से लॉगिन करते हैं। क्या नाम है जी, डाटा वाला। क्या परमिशन दी थी इसको हमने, सिर्फ रीड की। लेट्स सी हमारे डाटा के फोल्डर के अंदर पड़ा क्या होगा। डाटा 1 के फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा। कुछ चीज़ें रख देते हैं इसमें। ये वो चीज़ें आ गई, ठीक है। ये सिर्फ इन फाइल्स को रीड कर सकता है। मसलन मैं एक काम करता हूं, मैं इस फाइल को डिलीट करना चाह रहा हूं, ये नहीं कर सकता। क्लियर। उसके बाद इस फाइल को ये मॉडिफाई करना चाह रहा है। मैं कहता हूं जी सेव करो, सेव, यस, एक्सेस इज डिनाइड। ठीक है, क्योंकि इसके पास परमिशन क्या है, सिर्फ रीड की। उसके बाद हमारे पास दूसरा यूजर कौन सा था जी, U2 को हमने क्या परमिशन दी हुई है, राइट कर। U2 यहाँ पे आता है, ये आगे करता है जी /sys1/data1। इसके पास क्या परमिशन है, रीड और राइट की। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि सेव हो गया। ठीक है, इसको परमिशन क्या है, रीड की और राइट की। ये इसे रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे जब हम चेंज की परमिशन देते हैं ना शेयर लेवल के अंदर, तो वहां वो डिलीट भी करना शुरू कर देता है, वो नई फाइल्स भी क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो यहां पे आप मोर स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी लेवल के अंदर। उसके बाद हमने U3 को भी परमिशन दी हुई है जी। एक U3 को हमने परमिशन दी हुई है LFC, लिस्ट फोल्डर कंटेंट की। U3 आता है जी, U3 आगे कहता है जी sys1/data1। सिर्फ फोल्डर कंटेंट्स उसे शो होंगे, वो नहीं शो होंगे, सिर्फ फोल्डर कंटेंट शो होंगे। यानी कि जो कंटेंट फोल्डर्स है ना, सिर्फ वो शो होंगे। अगर फोल्डर के अंदर कोई चीज पड़ी होगी वो भी शो नहीं होगी। फोल्डर के अंदर अगर कोई फोल्डर होगा तो वो शो होगा। इसे सिर्फ फोल्डर शो होंगे। ये बेसिकली ऐसे बंदे के लिए है जिसको आपने कभी कॉल करके पूछना हो, देखो कितने फोल्डर पड़े हुए हैं, ऐसे बंदे को आप ये वाली परमिशन देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाती है मॉडिफाई की। मॉडिफाई के केस में वो क्या करेगा, वो रीड भी कर ले, वो बेसिकली चेंज वाली परमिशन है। वो राइट भी कर लेगा, रीड भी कर लेगा, लेकिन किसी और को परमिशन नहीं दे सकेगा। डिलीट कर, मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। U4 से लॉगिन करते हैं। स्विच यूजर U4। /sys1/data1। क्या है जी परमिशन इसके पास, मॉडिफाई। ये राइट क्लिक करता है, न्यू फाइल क्रिएट हो गई। डिलीट करना चाहता है, डिलीट हो गई।
और अगर ये डिलीट कर सकता है तो फिर मॉडिफाई तो वो उसे फाइल को एडिट तो कर ही सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे आता है, डाटा वन के फोल्डर पे राइट क्लिक करता है, प्रॉपर्टीज में आता है और सिक्योरिटी के टैब पे क्लिक करता है और एडिट पे क्लिक करता है और यहाँ ऐड करवाता है U7 को, ओके, अप्लाई, एक्सेस इज डिनाइड, ठीक है। ये इसके पास मॉडिफाई की परमिशन है, लेकिन ये किसी और को ऐड नहीं कर सकता। और जो फुल कंट्रोल वाला है उसको भी देख लेते हैं। U5 साहब हैं हमारे जिनके पास फुल कंट्रोल है। ये साहब आते हैं, sys1 को एक्सेस करते हैं, डाटा वन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं, सिक्योरिटी में आते हैं, एडिट, ऐड, U7, चेक नेम, ओके, अप्लाई, ओके, इसने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी होती हैं सिक्योरिटी लेवल परमिशंस, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक किससे होता है, NTFS के साथ। क्लियर है जी, यहां तक कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं। अगली चीज, मैं यहां पे आता हूं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़नी है वो है ग्रुप्स। वो क्या है, ग्रुप्स। ग्रुप बेसिकली आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बनते हैं। मसलन देखें, अभी आप ये शेयरिंग कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी लेवल परमिशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप शेयरिंग लगा रहे हैं, सिक्योरिटी लेवल परमिशंस लगा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के आपने फोल्डर्स बना के शेयर किए हुए हैं। आपके पास लेट सपोज 1000 यूजर है और आपने एक फोल्डर उन 1000 में से 700 लोगों के साथ शेयर कर दिया, यानी कि मैनेजमेंट के लोगों के अलावा बाकी जितने भी एम्प्लॉई हैं आपने सबके साथ वो फोल्डर शेयर किया, तो स्यापा नहीं पड़ जाएगा? वही बात है, पड़ जाएगा ना स्यापा। आप ना किया करें, आप थोड़ा सा इंतजार किया करें, ठीक है। तो इस मामले में तो आपको हेडेक है ये बहुत बड़ी, 700 यूजर्स को आपने ऐड करना है। तो उस केस में आप करते क्या है कि आप ग्रुप बना लेते हैं, आप एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और उस 700 यूजर को उस ग्रुप का मेंबर बना देंगे, उस 700 यूजर को उस ग्रुप का मेंबर बना देंगे और उस फोल्डर को उस ग्रुप के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। एक दफा की हेडेक है, एक दफा आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब तक है जान, जब तक नेटवर्क चल रहा है तब तक आपको सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर आप उनके साथ कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप कैसे बनता है उसे देखते हैं। मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं, इसको जरा गौर से देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं, ग्रुप में आता हूं और मैं कहता हूं जी ग्रुप का नाम मैंने रखना है जनरल ग्रुप और मैं ओके कर देता हूं, आपका ग्रुप बन गया। इतना मुश्किल काम है ये, इसलिए इसको ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जनरल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, न्यू और ग्रुप। ग्रुप्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर परमिशन लेवल के लिए, परमिशंस के लिए जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उन्हें वो होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है ना, ये बेसिकली आपकी एक्सचेंज सर्वर के अंदर यूज होता है मेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप एक्सचेंज सर्वर के अंदर यूज होता है मेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये जो ग्रुप स्कोप्स हैं, 3 तरह के स्कोप होते हैं आपके ग्रुप के, एक होता है डोमेन लोकल, एक होता है ग्लोबल और एक होता है यूनिवर्सल। ये लिख लें बात, ये आपने मुझे तब याद करवानी है जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे ना, तब आपने मुझे याद करवाना है। मैं तब आपको ग्रुप स्कोप्स बताऊंगा कि ग्रुप स्कोप्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी समझाने बैठूंगा तो समझ नहीं आएगी। जब एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, मल्टी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे तो फिर इसकी सही समझ आएगी, ठीक है। ये आपका ग्रुप होता है। अब मैंने U1 को लेट सपोज जनरल ग्रुप में डालना है, तो मैं U1 के ऊपर राइट क्लिक करता हूं, ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ऐड टू अ ग्रुप। कौन से ग्रुप में डालना है जी,
जनरल ग्रुप में। ओके, ये आपके जनरल ग्रुप का मेंबर बन गया। मैं जनरल ग्रुप के ऊपर अगर राइट क्लिक करता हूँ और उसकी प्रॉपर्टीज में आता हूँ, मेंबर्स में आता हूँ, U1 यहाँ पे ऐड। अब लेट्स सपोज आपने मल्टीपल यूजर्स को ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6, राइट क्लिक, ऐड टू अ ग्रुप। कौन सा ग्रुप है जी? चेक नेम। ओके, ये आपके सारे यूजर्स उस ग्रुप में चले गए। आए, हमारा ग्रुप भी उस ग्रुप में चला गया, वो भी सिलेक्ट था। ये देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर कोई फोल्डर शेयर करना है ना इन सारे यूजर्स के साथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे डाटा में आता हूं, सॉरी प्रॉपर्टीज में आता हूं, सिक्योरिटी में आता हूं, एडिट पे क्लिक करता हूं, ऐड करता हूं। किसको ऐड करना है जी? जनरल ग्रुप को ऐड करना है। ओके, जनरल ग्रुप वालों को परमिशन क्या देनी है? जो परमिशन देंगे सबको वो परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर होती है बात? इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूं। ओके, ये बेसिकली आपका होता है ग्रुप। जनरल ग्रुप में मतलब U1 है, U2, U3 एक को सिलेक्ट करके हम परमिशन दे सकते हैं। वो फिर आपको अलग-अलग से डालना पड़ेगा। ग्रुप के ऊपर जब परमिशन देंगे, ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे सबको मिलेगी। जैसे हम एक यूजर देखें, ये बेसिकली ऐसा करना नहीं पड़ता आपको। परमिशंस एक एक यूजर को अलग-अलग से नहीं देनी पड़ती। ये तो आपको समझाना मकसूद था, इसलिए अलग-अलग किया। हायरार्की को समझना पड़ेगा आपको कि आपकी नेटवर्क के अंदर हायरार्की क्या होती है। आपके नेटवर्क के अंदर बेसिकली हायरार्की इस तरह से होती है कि एक डिपार्टमेंट के जितने भी यूजर्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बना होता है और सारे यूजर्स को आप उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। और ज्यादातर एक डिपार्टमेंट के लोगों को एक बराबर की परमिशन होती हैं। एक डिपार्टमेंट के लोगों को एक बराबर की परमिशन होती है। मसलन अब आपका एक डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। आपने सेल्स डिपार्टमेंट का जितना भी डाटा है ना, उनको आपने परमिशन दी हुई है रीड एंड राइट की। लेकिन आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं, उनको आपने परमिशन देनी है मॉडिफाई की। तो आप सेल ग्रुप बनाओ, सेल्स के जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको उस ग्रुप में डाल दो और उस ग्रुप को परमिशन दे दो रीड एंड राइट की। और मैनेजर्स का ग्रुप अलहदा से बना के उसको परमिशन दे दो मॉडिफाई की। सर अगर हमने ग्रुप में यूजर डाल दिया सर, अगर हम सिंगल वन यूजर पे बाय से जैसे ये सबमिट करते हैं, अगर इसमें भी कुछ चेंजिंग करेंगे वो ग्रुप के अंदर जो मेंबर वो भी उसमें भी चेंजिंग हो जाएगी। मसलन दोबारा बताएं मुझे क्या कहना चाह रहे अगर हम किसी U1 है ना, हाँ या तो ग्रुप के अंदर डाला हुआ, ग्रुप पे परमिशन हमने दे दी, बिल्कुल, या इस U1 की परमिशन तो हम चेंज करते हैं, जो ग्रुप के अंदर होगा वो भी चेंज कर नहीं वो नहीं चेंज होगा। वो नहीं चेंज। मसलन लेट्स सपोज आपने U1 को जनरल ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, U1 को आपने जनरल ग्रुप के अंदर डाला हुआ है और उस ग्रुप की वजह से उसे परमिशन मिली हुई है रीड राइट की। Yes. और U1 को आप अलहदा से परमिशन दे देते हैं रीड एंड एग्जीक्यूट की, Yes. ठीक है, या U1 को आप अलहदा से परमिशन दे देते हैं मॉडिफाई की। तो उस ग्रुप के ऊपर जो परमिशन लगी हुई हैं वो भी उसे मिलेंगी और जो अलहदा से लगी हुई है वो भी मिलेगी। ठीक है, उस ग्रुप के ऊपर जो लगी हुई है ग्रुप पे ज्यादा लगी हुई तो इधर कम दे रहे हैं, सब मिलेगी। सब मिलेगी। इवन सुन लें एक यूजर को आपने ग्रुप के अंदर परमिशन दी है फुल कंट्रोल की, ठीक है, और उस यूजर को आप इंडिविजुअली डिनाई कर रहे हैं, फुली डिनाई कर रहे हैं कि इसको कुछ नहीं दिखाना, उसको फुल कंट्रोल, उसको उस परमिशन की वजह से डिनाई हो रहा होगा लेकिन उस परमिशन की वजह से उसे एक्सेस मिल रही होगी। ठीक है, तो परमिशन लगाते हुए आपने इस कंफ्लिक्ट का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। क्लियर होती है बात? अब अगर किसी यूजर को आपने इस ग्रुप में से निकालना है, इस ग्रुप के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में आ जाएं, मेंबर्स में आए, U7 को निकालना है, रिमूव कर दें, U7 इस ग्रुप से निकल दें। ठीक है, दूसरी चीज देखें, यहां पे मैं एक और ग्रुप क्रिएट करता हूं, सॉरी यूजर का है, मैं ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा हूं। ग्रुप में क्रिएट करता हूं जी, ग्रुप का नाम रख देता हूं सेल्स और मैं इसको ओके कर देता हूं और U1 को मैं इस ग्रुप में डाल देता हूं।
U1 को सेल्स के ग्रुप में डाल देता हूं। U1 को मैंने क्या किया, सेल्स के ग्रुप में डाल दिया। U1 कितने ग्रुप्स का मेंबर है? दो ग्रुप्स का मेंबर है, यानी कि वो सेल्स का भी मेंबर है और जनरल ग्रुप का भी मेंबर है। मैं यहां पे U1 के ऊपर राइट क्लिक करता हूं और कॉपी पे क्लिक करता हूं और मैं यहां पे एक यूजर क्रिएट करता हूं U8। ठीक है, नेक्स्ट फिनिश। ये मेरे पास U8 आ गया। मैं U8 पे राइट क्लिक करता हूं और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाता हूं और मेंबर एफ के टैब पे क्लिक करता हूं। हमने तो नहीं डाला इन दोनों ग्रुप्स में, कैसे आ गया? क्योंकि मैंने U1 की प्रॉपर्टीज को कॉपी किया है। जब मैं वहां पे कॉपी करूंगा ना तो उस यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर जो कुछ भी ऐड होगा ना वो इस नए क्रिएट होने वाले यूजर पे लग जाएगा। यानी कि बजाय इसके देखें, लेट्स सपोज U1 सेल्स डिपार्टमेंट का है और U1 को आपने डिफरेंट ग्रुप्स में डाला हुआ है। ठीक है, अब एक नया बंदा आया, उसको भी आपने सेम वही परमिशन देनी है जो U1 की है। तो आप U1 को कॉपी करो, उसका यूजर क्रिएट करने के लिए U1 को कॉपी करो। आपको अलहदा से उसे मल्टीपल ग्रुप्स में डालने का वो झंझट करने की जरूरत नहीं होगी, खुद आ जाएगा। आपको पता होता है कि मैंने कौन से ग्रुप के ऊपर कौन सी परमिशन दी हुई है, ये एडमिनिस्ट्रेटर को पता होता है। वो तो आप चेक भी कर सकते हैं। मसलन अगर आपने ये देखना है कि मेरा U1 कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में आए और मेंबर आपके टैब में आए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि U1 कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है। और वैसे एडमिनिस्ट्रेटर को ये पता होता है सारा कि कौन सा यूजर कौन से ग्रुप का मेंबर है। हाँ, वो तो पूरी हायरार्की मेंटेन होती है ना। ये तो सारी चीजें ऐसे तो नहीं बनती ना, वो एक हायरार्की के तहत बनती हैं सारी। क्लियर होती है बात? आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन? सर ये अलग अलग ग्रुप में डालूंगी, फिर जो अलग अलग ग्रुप के परमिशन होंगे वो भी सब उसी पे लग जाएगी, सब मिलेगी, सब मिलेंगे। देखिए ऐसा वैसे होता बहुत कम है कि एक ही यूजर मल्टीपल ग्रुप का मेंबर हो। जो मैनेजर्स होते हैं या जिनको आपने डिफरेंट जगहों पे इंडल्ज करना होता है, उनको आप मल्टीपल ग्रुप्स में डालते हैं। अदरवाइज एक यूजर ज्यादातर 2 या 3 ग्रुप्स का मेंबर होता है। डोमेन यूजर्स का तो वो बाय डिफॉल्ट मेंबर होता है, हर यूजर डोमेन यूजर का बाय डिफॉल्ट मेंबर होता है। दूसरा, वो अपने डिपार्टमेंट का मेंबर होगा। तीसरा, माइट बी पॉसिबल कि आपने इंटरनेट अलाउड के नाम से एक ग्रुप बनाया होगा, किस किस को इंटरनेट अलाउड करना है। अगर TMG लगा हुआ है आपका आगे, तो जिसको इंटरनेट अलाउ करना है आप उसको इंटरनेट अलाउड के ग्रुप में भी डाल देते हैं। सब परमिशन ठीक है, तो इस तरह से मान सकते। कोई क्वेश्चन हो या कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन शेयरिंग के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, ग्रुप्स के अंदर या प्रोफाइल्स के अंदर? सर सिक्योरिटी में मैं पता है, मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक विंडो के फोटो को उस टाइम बिना के मेरे विंडो चेंज की वापस से मैं एलो कर रहा था, तो वो काफ़ी सारी वो एक फाइल पे जाकर इनहेरिटेंस जी वो आपको करना पड़ता है। ये इनहेरिटेंस क्या होती है? सब फोल्डर से एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर की कहाँ से आती है? प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टी से? फोल्डर की मतलब प्रॉपर्टी। जी नहीं, ये इनहेरिटेंस आपकी NTFS से आती है। देखिए 3 परमिशंस लगी हुई थी ना बाय डिफॉल्ट उन यूजर्स को, और वही 3 परमिशंस ड्राइव पे भी थी, तो वो ड्राइव से इनहेरिटेंटली अंदर आती है, NTFS से इनहेरिटेंटली अंदर आ रही होती है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।